माता दी। बच्चों, आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। भू राजस्व व्यवस्था, ये कोई भी इंडिया का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीटीपीएससी हो, चाहे यूपीएसएससी हो, लेखपाल हो, बीडीओ हो, कांस्टेबल हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि भू राजस्व व्यवस्था जो है आपकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जैसे बात करें कि बंगाल में जब कंपनी की सत्ता स्थापित हो गई थी, तो दीवानी प्राप्त होने के पश्चात तो अंग्रेज़ों ने जो है बच्चों प्रशासन में भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, और इसका उद्देश्य था अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना एवं भारत से कच्चे माल को निर्यात करना। ठीक है ना, इसलिए प्रचलित भू व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया। जो प्रचलित भू व्यवस्था थी उसको अंग्रेज़ों ने क्या किया, परिवर्तित कर दिया, और उसमें जो है एक नई अधिक से अधिक पैसे प्राप्त करने के लिए, भू राजस्व प्राप्त करने के लिए एक नए कानून की स्थापना हुई। और भू राजस्व व्यवस्था की पद्धतियाँ जो हैं बच्चों, आपको बता दें 3 हैं। कितनी पद्धतियाँ हैं? 3 हैं। तो तीनों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको। तो पहले आप देखें इसके माध्यम से भू राजस्व व्यवस्था में तो पहला है बच्चों ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्था थी। पहली थी अस्थाई बंदोबस्त, जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, और दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी, और तीसरी व्यवस्था थी आपकी महलवाड़ी। और इसके जो प्रमुख थे उसमें आप देख ही रहे हैं, डायग्राम भी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1793, थॉमस मुरोनो 1820, विलियम बेंटिक 1833। तो हम पहला देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं बच्चों। तो इसमें आपका है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, ये सबसे पहले जो व्यवस्था लागू की गई वो आपका 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में ये व्यवस्था लागू की गई, और समस्त अंग्रेजी भारत का लगभग 19% जो है स्थानों पर यह व्यवस्था लागू की गई। और भूमि अधिग्रहण की बात करें तो सदैव के लिए जिम्मेदार को, भूमि अधिग्रहण में सदैव के लिए जमींदार को जो ज़मीन थी वो जमींदारों के पास थी, और जमींदार इसके जिम्मेदार थे। और बच्चों ब्रिटिश काल की राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदारों की थी, यानी कि जो किसान थे उनसे पैसा वसूल कर, उनसे जो गल्ला था, जो भी वसीलते थे वो राजस्व प्राप्ति के लिए, वो जमींदार की जिम्मेदारी थी कि ले जाके वो जो है सरकार के पास जमा कराएं। और अगली व्यवस्था बच्चों आपको हमने बताया आपको कि दूसरी थी हमारी रैयतवाड़ी। और रैयत का मतलब होता है किसान, कृषक, मजदूर जो है। रैयत का मतलब किसान होता है। जमींदार तो आप समझ गए कि गांव में जमींदार होते थे। तो ऐसी दूसरी व्यवस्था जो आपकी है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था है। और रैयतवाड़ी का, रैयत का मतलब होता है किसान या कृषक होता है। और इसके जो संस्थापक थे वो थॉमस मुनरो जी थे। ये 1820 में इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। और बच्चों यह व्यवस्था आपकी सबसे पहले बम्बई, मद्रास, असम, बम्बई, मद्रास और असम में लागू की गई। और समस्त अंग्रेजी भूमि का 51%, समझते ना, 51% भूमि पर यह व्यवस्था व्यवस्थित की गई। और भूमि का जो मालिक था वो रैयत था, अर्थात किसान था। कौन था मालिक भाई? किसान, यानी किसान के हाथ में ज़मीन थी। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? किसानों की। यानी ब्रिटिश सरकार को राजस्व वसूल कर या राजस्व इकट्ठा करके देने का कार्य किसका था? किसान का था, किसान का। और जो कर की दर थी भैया, वो कर की दर थी आपकी 33 से 50%। कितना था आपका? 33 से 50% कर की वसूली होती थी। अब आपसे हम तीसरी व्यवस्था की बात करें बच्चों, तो इस व्यवस्था में है महलवाड़ी व्यवस्था है। और महल का अर्थ होता है बच्चों, महल का अर्थ होता है गांव। महल का अर्थ क्या होता है? गांव या कस्बा कह सकते हैं आप। और महलवाड़ी व्यवस्था के जो प्रमुख थे वो विलियम बेंटिक थे।
कौन थे? विलियम बेंटिक। 1833 में इन्होंने महलबाड़ी व्यवस्था को आगे बढ़ाया। और आपको बता दें कि यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत यानी एमपी और पंजाब में लागू की गई। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, है ना, और पंजाब में लागू की गई। और समस्त भूमि का 30%, समस्त भूमि का 30% जो है ये जो है पे लागू की गई थी। और भूमि का आकार, भूमि पर गांव का अधिकार था। और जो जमीन थी ना, जो भूमि थी उस पे गांव वाले का अधिकार था। किसका अधिकार था? गांव वालों का। और बच्चे बता दें, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जो जिम्मेदारी थी, वो मुखिया की थी। या तो किसान खुद ला के दे दें, समस्त गांव वाले, देख रहे हैं आप, जिम्मेदारी किसकी थी? समस्त गांव वालों की थी। अगर गांव वाले नहीं दे पा रहे तो मुखिया जी को दे दें, मुखिया पहुंचाने का काम करते थे। और बच्चों, जो कर की दर थी ना, वो 60% थी, यानी 60% तक जो है कर दिया जाता था। 60% तक कर देने का कार्य किसका था? यानी कि महलबाड़ी व्यवस्था में। अब आपसे बात करते हैं प्रभाव। इस कर का प्रभाव क्या पड़ा, इसमें आप देखिए। तो पहला प्रभाव बच्चों ये रहा कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। जो हमारी पहली अर्थव्यवस्था थी, पारंपरिक अर्थव्यवस्था थी, जिसमें लोग खुशहाल थे, उसका क्या होगा? विघटन हो गया, वो प्रक्रिया टूट गई। दूसरी बात, कृषक दरिद्र हो गए। जो हमारे मजदूर किसान थे वो गरीब हो गए, दरिद्र हो गए, उनको खाने को नहीं हट रहा था। ठीक है ना भाई? इतनी तगड़ी राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू किया था कि कृषक जो है दरिद्र हो गया, खाने के लिए मोहताज हो गया। और जो कृषि में ठहराव तथा अवनति हो गई, और कृषि में जो विकास होता था वो रुक गया। और बच्चों, उसकी अवनत माने नीचे ही चला गया। जो फसल की पैदावार थी वो ख़त्म हो गई, किसान भूखे मरने लगा, दरिद्र हो गया, लागत नहीं लग पा रही थी। और जो पुराने जमींदार थे उनका उन्मूलन हो गया। जो पुराने जमींदार थे उनका उन्मूलन हो गया, अर्थात उनको बदल कर नए जमींदार का उदय किया गया। नए जमींदार आ गए, क्योंकि जो पुराने जमींदार थे अगर समय से कर नहीं दिला पाते थे, नहीं जमा करा पाते थे, तो उनका उन्मूलन हो गया, उनको हटाकर नए जमींदारों को बसाया गया। और अगली बात भैया, कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, यानी किसान जो कृषक था वो वाणिज्य यानी उद्योग धंधे के रूप में मान लिया गया, है ना। तो कृषि का क्या हो गया? आपका वाणिज्यीकरण। इस तरह से आप बच्चों देख सकते हैं। और ये आपका हम स्क्रीन शॉट बना लेते हैं, आप इसको देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम डिटेल चलते हैं एक व्यवस्था पे। तो हमने पहले आपसे बात किया था कि पहली जो हमारी है व्यवस्था वो है आपका है अस्थाई। इस व्यवस्था को बच्चों इस्तमरारी व्यवस्था कहते हैं। और इसका नाम एक है जमींदारी बंदोबस्त। कुछ भी पूछ सकता आपसे तो बता सकते हैं अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त या इस्तमारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त। देख रहे हैं आप लोग। अगला, भूमि का स्वामी जो है, जो भूमि का स्वामी होता था वो लगान वसूल का अधिकारी जमींदार को माना जाता था। यानी भूमि का मालिक कौन था? जमींदार था। और जो लगान वसूलता था उसका अधिकारी भी क्या था भैया? जमींदार था। अतः इसे जमींदारी या मालगुजारी व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से देखा जाए जमींदार के आसपास ही व्यवस्था गुजरती है। यानी जमींदार भी जमीन का मालिक भी था और वसूली का काम भी किसका था? जमींदार का था। तो लॉर्ड क्लाइव जब दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना तो उसने जनरल बनकर आया ना, तब उसने लगान वसूली का कार्य कंपनी के नियंत्रण से भारतीय पदाधिकारियों को दे दिया। कि जानते हो क्यों? क्योंकि कंपनी वसूल नहीं पाती थी, लोग कंपनी के विरोध में थे। और कंपनी जब वसूल नहीं पाती थी ना, तो लॉर्ड क्लाइव ने दिमाग लगाया कि ये हिंदुस्तान के लोग हैं जो जमींदारों को सब दिन दिए हैं, और जमींदारों को इसने सौंप दिया कि भारत के लोग अगर राजस्व वसूलेंगे तो इसमें कंपनी की छवि को कोई नुकसान नहीं होगा और पर्याप्त वसूली हो जाएगी। इसलिए उसने क्या किया? क्लाइव ने दिमाग लगाकर जमींदारों को जो है राजस्व वसूली कार्यक्रम में लगा दिया। समझ गए आप लोग? यद्यपि इसमें कंपनी की आय बढ़ी, कंपनी को खूब फायदा हुआ, आय बढ़ी, कृषि और कृषक में इसमें अत्यंत बुरा हाल हो गया। जब जमींदारों ने वसीला ना, जब देश के लोग देश को बर्बाद करेंगे तो फिर आप समझते ही हैं। तो जमींदारों ने क्या किया
कि इतना वसूला कि जो कृषि थी, जो कृषक थे, इनका हाल बुरा हाल हो गया, परेशान हो गए। अर्थात वारेन हास्टिंग ने ये नई व्यवस्था को लागू की। अतः वारेन हास्टिंग ने एक नई व्यवस्था लागू की। अगला पॉइंट भाई आपका, इसके अनुसार सबसे अधिक लगान देने वाले को भूमि का ठेका पर देने की व्यवस्था की गई। यानी कि जो लगान ज़्यादा दिलाएगा, ज़्यादा वसूली करेगा, उसको भूमि ठेके पे दी जाएगी। और यह व्यवस्था दोषपूर्ण सिद्ध हुई। इससे कंपनी के राजस्व में अस्थिरता आ गई और खेती पर बुरा प्रभाव पड़ा, यानी ये व्यवस्था चल नहीं पाई। अगला है प्रभाव क्षेत्र में भूमि वितरण के लिए, प्रभाव क्षेत्र में जो भूमि का वितरण होगा उसकी व्यवस्था की गई। और ये व्यवस्था कितने प्रकार की थी बच्चों? 2 प्रकार की थी। पहली व्यवस्था थी अस्थाई, दूसरा क्या था? अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त या स्तमरारी पद्धति को सबसे पहले बंगाल एवं बिहार में, कब भैया? 1793। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि जो है अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो आप क्या बताएंगे? बंगाल में और फिर बिहार में। कब? 1793 में लागू किया गया। इस पद्धति का जो खोज करता था, अन्वेषक जिसको मानते हैं, डिस्कवर मानते हैं, या जो लागू करने वाला था, वो था लॉर्ड कॉर्नवेलिस। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। अगला भाई आपको बता दें कि लॉर्ड कॉर्नवेलिस जब भारत आया ना, तब उसने इस अनिश्चितता को समाप्त करने की योजना बनाई और अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू कर दिया। फिर 1790 में कॉर्नवेलिस ने यह योजना बनाई कि जमींदारों को जमीन के मालिक के रूप में स्वीकृत किया जाए और निश्चित अवधि के लिए जो जमींदार होंगे, जो गांव के, उनको ज़मीन का मालिक बना दिया जाए। ज़मीन का मालिक कौन होगा? जमींदार होगा। तो एक निश्चित समय के लिए, 5 साल 10 साल के लिए, और निश्चित लगान के बदले उन्हें भूमि दी जाएगी। उनसे लगान तय किया जाएगा कि आप इतना लगान दीजिए, हम आपको ज़मीन देंगे और आप वसूल के उसमें दीजिए। ये व्यवस्था उसने लागू कर दिया। तो इस उद्देश्य से उसने क्या किया कि बंगाल के जो जमींदार थे, तो इस उद्देश्य से उसने बंगाल के जमींदारों के साथ 10 साल प्रबंधन किया। यानी 10 साल के लिए जमींदारों को ज़मीन देने की बात उसने कही। बाद में 1793 में बंगाल और बिहार में इस व्यवस्था को चिरस्थायी व्यवस्था के रूप में अस्थायी व्यवस्था का रूप प्रदान किया गया। इस नई व्यवस्था ने जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया, है ना। यानी 10 साल के लिए इसने कॉर्नवेलिस ने ज़मीन दिया जमींदारों को कि आप खेती कराइए और लगान वसूल के दीजिए, ठीक है ना। और बाद में क्या हुआ? 1793 में बंगाल और बिहार में इस व्यवस्था को चिरस्थायी व्यवस्था बना दिया गया, है ना, एकदम कंफर्म कर दिया गया। तो भूमि पर उनका स्वामित्व पैतृक हो गया। अभी तक क्या थी? कंपनी के पास ज़मीन थी। अगर अब क्या हो, जमींदार जो थे ना, उनके पास तो ज़मीन थी, अब उनके बच्चे भी उस ज़मीन के मालिक बन गए, पैतृक हो गया। बच्चे नाती पनाती, समझ गए ना बच्चों। इस तरह से उनका ये पैतृक अधिकार हो गया। अब किसान मात्र रैयत हो गया। अब जो किसान था, किसानों के पास ज़मीन तो थी नहीं, है नहीं ज़मीन, अब वो क्या हो गए भाई? रैयत हो गए। रैयत माने मजदूर होता, किसान होता, खेती में काम करने वाला। तो केवल रैयत हो गए, किसानों के पास ज़मीनें नहीं रह गई। जमींदार पर आश्रित हो गए। वो जमींदारों पर आश्रित थे। अगर जमींदारों में ज़मीन देते थे तो जमींदारों से ज़मीन लेके खेती बाड़ी करते थे और सारा उपज का हिस्सा किसके पास होता था? जमींदारों के पास। तो इससे किसान की भूमि संबंधित आय पैतृक अधिकार समाप्त कर दिए गए। और इसमें क्या हुआ? जो किसान के पास जो थोड़ी बहुत ज़मीनें थी ना, उनका भी अधिकार छीन लिया गया। किसान जो ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। ठीक, आगे देखते हैं। तो जो जमींदार थे ना, जमींदारों के लिए यह आवश्यक बना दिया गया कि वे निश्चित अवधि के अंदर निर्धारित तय किए गए लगान का 10/11वां हिस्सा कंपनी के कोष में जमा करा दें, है ना। जमींदारों से कहा गया कि यह आवश्यक हो गया कि आप इतने समय के अंदर 10/11 यानी कि 11 में 10वां हिस्सा आप कंपनी के कोष में जमा करा दें और 1/11वां भाग यानी 11 भाग में 1 भाग आप लगान वसूली में होने वाले 1/11वां भाग लगान वसूली में होने वाले
व्यय व्यय के लिए, खर्च के लिए अपने पास रख लें। यानी 11 हिस्से में 10 हिस्सा क्या करें, कंपनी को दे दें और 1 हिस्सा खुद रख लें। तो अब बताइए कि जमींदार ऐसा करेंगे वो तो और ज़्यादा वसीलेंगे और इससे किसान बेहाल हो जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था वहाँ पे लागू की गई। अब बच्चों बता दें आपको, जमींदारों के लिए निश्चित अवधि पर लगान जमा करना आवश्यक था। एक टाइम दे दिया, ड्यूरेशन, कि आप इतने समय तक लगान जरूर जमा करेंगे। अगर नहीं जमा करेंगे अन्यथा तो उनका स्वामित्व खत्म हो जाएगा, उनकी जमींदारी नीलाम हो जाएगी, है ना। बताइए, यानी समय के अंदर आपको लगान इकट्ठा करना, नहीं इकट्ठा करेंगे तो आपकी जमींदारी खत्म कर देंगे, नीलामी हो जाएगी, कोई दूसरा जमींदार आपके स्थान पर नियुक्त हो जाएगा, है ना। तो भैया जब दूसरा नियुक्त हो जाएगा तो इसके लिए जमींदार क्या करता था, किसानों से पूरी वसूलता था, समय से पहले ही वसूलने का प्रयास करता था और किसान बदहाल था, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये समस्या बढ़ गई। इसलिए जमींदार प्रत्येक स्थिति में, चाहे फसल हुई हो चाहे ना हुई हो, है ना, किसान के पास फसल हो या ना हो, पैदा हो या ना हो, लेकिन समय पर लगान क्या करते थे, वसूल लेते थे और कंपनी कोष में जमा करा देते थे। कितनी दुर्गत थी बताइए उस समय। अगर किसान के यहाँ पैदा नहीं होगा तो कहाँ से देगा वो, जो बेचारा बचा के रखा था खाने पीने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए, वो जमींदार उससे मार के, पीट के, छीन के इकट्ठा कर लेते थे और किसान बेचारा करता तो क्या करता, है ना। ये थी बच्चों जमींदारी व्यवस्था, है ना। तो अगली बात करते हैं आपसे। तो ये जमींदारी व्यवस्था बहुत ही ठीक व्यवस्था तो नहीं कह सकते हम लोग इसको। अगली बच्चों दूसरी बात करते हैं रैयत बाड़ी व्यवस्था की। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था बच्चों, रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब क्या होता है, किसान, है ना। तो रैयत बाड़ी का मतलब होता है किसान, खेतिहर मजदूर जो किसानी करे वो हमारा कौन है, रैयत बाड़ी व्यवस्था है। रैयत का मतलब होता है, रैयत के बराबर होता है कृषक। क्या होता है भाई, कृषक होता है। तो बच्चों रैयत बाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार जिनके पास जमीन थी, जो पंजीकृत भूमिदार थे को भूमि का स्वामी मानते थे। यानी इसमें ज़मीनें जो थी वो किसान के पास थी। अब तो मेरी बात समझ गए, भूमि का स्वामी माना गया और लगान एकत्र करने का दायित्व भी किसानों का था। ये थोड़ी व्यवस्था बढ़िया है कि किसान जो है लगान इकट्ठा करे, किसी से मार पीट ना खाए, दायित्व भी किसानों को था। मुख्य रूप से यह व्यवस्था मद्रास में और बम्बई में लागू की गई। यह क्वेश्चन पूछता है कि रैयत बाड़ी जो व्यवस्था थी वो सबसे पहले कहाँ लागू की गई, तो आप बताइएगा मद्रास में और बम्बई में, यानी मुंबई जिसका आधुनिक नाम है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक भूमिधारक, जितने भूमिधारक हैं, को भूमि स्वामी का स्वीकार किया गया, है ना भैया। यानी कि जो जिनके पास ज़मीन थी वो क्या, भूमिधारक को भूमि स्वामी स्वीकार किया गया और लगान देने के लिए शर्तें निर्धारित की गई कि आप जो है भूमि पे खेती करिए और आप ज़मीन के मालिक हैं और जो है लगान दीजिए आप। ऐसे करने के कारण यह था कि इन स्थलों में जमींदार बड़े भूपतियों का अभाव था। हाँ, ये मजबूरी थी उनकी, किसकी, अंग्रेज़ों की। नहीं, अंग्रेज़ों को जमींदारों से ज़्यादा फायदा था ना, अंग्रेज के जमींदार भी थे। तो क्योंकि वहाँ पे जो बड़े जमींदार थे, जो बड़े भूपति थे, जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी, वो नहीं थे। अगर जमींदार नहीं थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं, ज़्यादा कट्टर नहीं हैं, तो वहाँ पे ये मजबूरी बनती रैयत बाड़ी व्यवस्था बच्चों। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था में ये चीज़ें यहाँ पे शामिल हो गई। अगला भैया आपसे बात करें तो रैयत बाड़ी जो बंदोबस्त था उसका जन्मदाता किसको मानते हैं, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को और थॉमस मुनरो को। किसको मानते हैं, थॉमस मुनरो को। तो थॉमस मुनरो को माना जाता है ना। तो 1792 ईस्वी में इस व्यवस्था को प्रथम बार लागू किया गया। कब लागू किया गया, 1792 ईस्वी में, है ना। और 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। कहाँ लागू किया भाई, मद्रास में लागू किया गया 1820 में, मद्रास में। और वहाँ गवर्नर जनरल कौन थे, थॉमस मुनरो जी थे। थॉमस मुनरो ने, इन्होंने लागू करा दिया। उन लोगों ने भूमि उपज से होने वाली आय का लगभग आधा भाग समझते हैं ना, 1/2, यानी जितना ज़मीन सोच 10 बोरा हुआ
मान लो एक बीघे में 20 बोरा हुआ तो 10 बोरा आपको देना है लगान के रूप में स्वीकार किया। और तर्क यह भी था क्या तर्क दिया कि अस्थायी व्यवस्था से कंपनी को पूरा लाभ नहीं प्राप्त होता था, है ना। जो यानी कि जैसे होता था तो उसमें कुछ जो हमारे जमींदार होते तो भी रखते थे। अस्थायी व्यवस्था का मतलब बच्चों जमींदारी व्यवस्था, तो उसमें जो जमींदार होते थे गांव के वो भी रखते थे, क्योंकि लगान का कुछ भाग जमींदार स्वयं रख लेते थे। लेकिन रैयतवाड़ी में ऐसा है नहीं, सारा का सारा लाभ किसको मिल रहा है? सरकार को मिल रहा है। इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को, कृषक व्यवस्था को, मजदूर व्यवस्था को, खेतिहर व्यवस्था को भारत में लागू किया गया। अगला बता दें आपको, इसके अतिरिक्त अस्थायी व्यवस्था में ली जाने वाली लगान की राशि भी निर्धारित कर दी जाती थी, है ना। अस्थायी व्यवस्था में इसमें ऐसा नहीं था किसान जो पैदा करते थे उसका 10वां हिस्सा ले लेते थे, है ना, 1/2 यानी 1/2 हिस्सा लेते थे। तो अधिक उत्पादन होने पर सरकार से कोई लाभ नहीं होता था, किसमें? अस्थायी में। और इसमें जमींदार लाभान्वित होते थे, जमींदारों को फायदा होता था। अगर किसी खेत में ज़्यादा हो गया, मान लो एक साल में उसमें 25 बोरा उसने पैदा कर लिया, तो उसको देना है 10 ही बोरा, यानी 15 बोरा किसान को फायदा हो गया। तो बच्चों इस तरह से जमींदार ले लेते थे, जमींदारों को फायदा होता था। तो इसी कारण रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान की राशि थी अस्थायी तौर पर निश्चित नहीं की गई। अंग्रेज भी बड़े होशियार थे कि रैयतवाड़ी में उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, जो पैदा होगा हम उसी को लेंगे भाई। अगर ज़्यादा पैदा होगा तो ज़्यादा लेंगे और कम पैदा होगा तो कम पैदा लेंगे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था एक लचीली व्यवस्था कह सकते हैं। 20-30 वर्षों के पश्चात इसमें परिवर्तन किए जा सकते थे। इस व्यवस्था में कहा गया कि 20 साल तक इसको हम जो है लागू कर देते हैं कि इसमें फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है। तो बच्चों सरकार को यह स्वतंत्रता थी कि लगान की राशि में वृद्धि करे। एक खास बात थी कि सरकार चाहे तो इसमें लगान में वृद्धि कर सकती है। किसानों को यह छूट थी कि वह सरकार को लगान देकर भूमि से अपना स्वामित्व बनाए रखें, या लगान न देने की स्थिति में वह क्या के स्वेच्छा से भूमि का स्वामित्व हटा लें। ये बड़ी गड़बड़ चीज़ है। यानी ये मजबूरी थी किसान को कि किसान अगर भूमि का मालिक बना रहना चाहता है तो लगान देता रहे, अगर लगान नहीं देगा तो उससे ज़मीन ले ली जाएगी, और ज़मीन किसको दी जाएगी? ग्राम सभा को, ग्राम प्रधानों को। इस तरह बच्चों ये व्यवस्था है। फिर बता दें आपको, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भूमि बंदोबस्त देख लीजिए आप लोग। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, प्रारंभ 1793, कहाँ? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। और कितना प्रतिशत भैया? 19%। ठीक है ना। अस्थाई बंदोबस्त यानी कि आपकी वही जमींदारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? जमींदारी व्यवस्था, है ना, इसको अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। दूसरा हार्ट मैकेंजी संस्थापक थे भाई, हार्ट मैकेंजी थे। और ये कौन सी व्यवस्था थी? महलवाड़ी। और ये लागू कब की गई? 1822 में। संयुक्त प्रांत में यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी प्रदेश, मध्य प्रदेश कह सकते हैं 20-30%। और ये पंजाब में। याद रखिएगा भाई कि ये व्यवस्था सबसे पहले कहाँ? संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश, पंजाब में। और इसमें कितने प्रतिशत वसूली होती थी बच्चों? कितने प्रतिशत भाग पर था? 30% भाग पर था। और तीसरी आपकी है थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। तीसरी व्यवस्था कौन सी? रैयतवाड़ी। और रैयतवाड़ी मैंने बताया ना, रैयतवाड़ी यानी किसानों के लिए थे। 1972 में, 1872 मान चलिए बच्चों, गलत छपा है, में लागू किया गया। और इसमें जो है जो चुना गया मद्रास, मुंबई, और कहाँ? मद्रास में, मुंबई में, पूर्वी बंगाल में, असम में। और इसमें कितने प्रतिशत लिया जा रहा था? 51%। कितने प्रतिशत? 51%। इस तरह से बच्चों ये आपकी जो है दूसरी व्यवस्था जो थी, हमने बताया पहला क्या था? पहला जमींदारी व्यवस्था, जिसको हम लोग कहते थे जमींदारी व्यवस्था, और जमींदारी व्यवस्था को ही अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। और दूसरी व्यवस्था थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत माने कृषक होता है ना, वो व्यवस्था लागू थी। और तीसरी व्यवस्था आपकी बच्चों हैं महलवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था भैया? महलवाड़ी व्यवस्था, है ना, महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था का मतलब होता है, महल का अर्थ होता है बच्चों गांव। महल का अर्थ क्या होता है? गांव।
गांव जानते हैं आप लोग गांव के ही रहने वाले हैं। चलिए, गांव में व्यवस्था थी। तो जमींदारी व्यवस्था में रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था के अतिरिक्त तो है ना महलवाड़ी व्यवस्था भी लागू की गई। क्या लागू की गई? महलवाड़ी व्यवस्था। और जब महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई तो महल का अर्थ क्या था बच्चों ने बताया आपको? गांव, गांव की व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार को लगान वसूलने का समझौता होता था। जो गांव का मुखिया होता, जिसको आप प्रधान जी कहते हैं, वो समझौता करता था सरकार के से कि ये जो है महलवाड़ी व्यवस्था में हम आपको लगान वसूल कर देंगे, और बदले में मुखिया जमीन का मालिक होता था, है ना बच्चों। और इसी को हम बोलते हैं महलवाड़ी व्यवस्था, बंदोबस्त। इस व्यवस्था का जनक कौन था? हार्ट मैकेंजी। कौन था? हार्ट मैकेंजी। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है। हाँ भैया, तो बता रहे थे महलवाड़ी में, तो इसमें हार्ट मैकेंजी को माना जाता है। और 1833 में मार्टिन वर्ड, 1833 में मार्टिन वर्ड और जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह व्यवस्था सबसे बेहतर व्यवस्था तैयार की गई। एक थे मार्टिन बर्ड और दूसरे थे आपके टॉमसन महोदय। तीन लोगों ने व्यवस्था को बहुत बेहतरीन बनाया और एक बेहतर व्यवस्था बनाई। इसीलिए इस व्यवस्था को बाइडेन बर्ड योजना कहते हैं, बर्ड योजना के नाम से जानी जाती है। तो महलवाड़ी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप था। इस जमींदारी व्यवस्था को संशोधित करके इस व्यवस्था को विकसित किया गया, बनाया गया, इस व्यवस्था को विकसित किया गया। और आपको बता दें, इसके अनुसार प्रति खेत, जितने खेत होते थे ना, इसके अनुसार प्रति खेत के आधार पर राजस्व निश्चित नहीं करते थे कि आपके पास कितने खेत हैं, आप राजस्व दे दीजिए, ऐसा नहीं था। बल्कि प्रत्येक महल गांव या जागीर के अनुसार निश्चित किया जाता था। यानी जमीनों पर नहीं रखकर बल्कि गांव के आधार पर जो है राजस्व निश्चित किया जाता था। इसलिए इस व्यवस्था को महलवाड़ी पद्धति के नाम से जाना जाता है। समस्त महल सम्मिलित रूप से राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी था। समस्त महल यानी जितने गांव थे, सभी गांव राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे, ठीक है ना। तो यानी कि जमीन के आधार पर नहीं, गांव के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया था कि आपको कितना राजस्व देना है। फिर आपको बता दें बच्चों कि राजस्व वसूली का काम ग्राम प्रधान या जमींदार पर छोड़ दिया गया था। ये भी व्यवस्था समझ रहे हैं, जो राजस्व वसूली होती थी उसका जिम्मेदार कौन था? गांव प्रधान था, है ना, ग्राम प्रधान वसूलते थे। इस व्यवस्था में कृषक का भूमि पर व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व नहीं रहता था, ठीक है ना। फिर अगला, बल्कि समस्त महल ग्राम ही भूमि का मालिक था। यानी कि महलवाड़ी में जो भूमि का मालिक था वो कौन था? ग्रामीण लोग थे, गांव के लोग थे, है ना। ग्राम यानी जो ग्राम सभा होती थी वो जमीन की मालिक होती थी। अगर कोई किसान अपनी भूमि छोड़ देता था ना, तो गांव समाज जो था, जो ग्राम समाज था, उस भूमि को देखभाल करता था। अगर आप ज़मीन को छोड़ देंगे तो ग्राम सभा की जिम्मेदारी बनती है कि ग्राम सभा उस ज़मीन पर कार्य कराए। अगला भाई आपका है बच्चों गंगा घाटी। गंगा घाटी जो गंगा जी की, हम जानते हैं ना, गंगा, भारत में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, जिसको हम माँ गंगा कहते हैं। इनकी लंबाई कितनी है? 2525, यानी 2525 किलोमीटर, है ना भैया। तो गंगा घाटी जो है उत्तर पश्चिमी प्रांतों एवं भारत के अन्य भागों में यह व्यवस्था लागू की गई। कहाँ? गंगा घाटी, जो गंगा का मैदान था ना, उत्तर भारत समझते हैं ना, अरे अपना उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर भारत में व्यवस्था लागू की गई। पंजाब में एक संशोधित महलवाड़ी व्यवस्था की गई। पंजाब भी जानते हैं कृषि प्रधान है राज्य, तो यहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। ग्राम व्यवस्था थी। अवध एवं अन्य क्षेत्रों में यह प्रारंभ हो गई और यह व्यवस्था 3-4 वर्षों के लिए लागू कर दी गई। कितने वर्षों के लिए?
3-4 वर्षों के लिए लागू कर दी गई। 3-4 वर्षों के लिए। इस अवधि में महलों से वसूल होने लगान, यानी कि जो गांव से मिलता था लगान, उसका 25% की बढ़ोतरी की गई। राशि में कितनी बढ़ाई गई? 25% ज़्यादा कर दिया गया कि ज़्यादा वसूली हो। अब देखिए पूना 1807 और 1818 के मध्य लगान की राशि में 50% की वृद्धि की गई, यानी 50% बढ़ा दिया गया। ठीक है ना, कि ये वसूली बढ़ा दी जाएगी। फिर आपको बता दें भाई कि 1822 में प्रथम बार औपचारिक रूप से यह व्यवस्था स्थापित की गई। औपचारिक रूप से इसके अनुसार जमींदार जागीरों में कृषक से जो किसान होते थे उनसे प्राप्त आमदनी का 83% जमींदार सरकार को देना पड़ता था। यानी जमींदार जो थे वो 83% वसूल कर किसको दें? सरकार को। 1833 में इस व्यवस्था में और सुधार किए गए। अब गांवों को महलों में मिलाकर महल की लगान निश्चित की गई। अब उससे विभिन्न गांवों पर महल के अर्थात अंतर्गत गांव में आने वाले क्षेत्रों में बांट दिया गया। इस तरह से इस योजना को तैयार किया गया। और बता दें आपको बच्चों कि इस योजना का मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी प्रदेश, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यवहार में लाया गया। लगान की राशि 2/3 निर्धारित की गई। 2/3 यानी 3 में 2% लगान निश्चित की गई। और यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए लागू की गई। कितने वर्षों के लिए? 30 वर्षों के लिए। और इस व्यवस्था में लगान की राशि 66% से अधिक रखी गई थी। कितनी रखी गई? 66% से अधिक रखी गई थी। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये व्यवस्था थी आपकी। तो आप इसमें देख सकते हैं हमने आपको पढ़ा दिया, तीनों व्यवस्था पढ़ा दिया। अब आप जो है आपने इसको डिटेल पढ़ लिया, अब इसको आपको हम रिवीजन कराते हैं, क्योंकि पढ़ना जितना जरूरी उससे ज़्यादा रिवीजन जरूरी है। अब आप बढ़िया सा रिवीजन कर लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन देते हैं बच्चों, फिर क्वेश्चन करिएगा। पूरा वीडियो देखिए, 100% मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए बच्चों शुरुआत से चल देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, इसमें पहला था अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को ही जमींदारों बंदोबस्त कहते हैं। अगला है लॉर्ड कॉर्नवेलिस। लॉर्ड कॉर्नवेलिस ये 1793 में ये व्यवस्था लागू की गई। ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस एवं कर्नाटक, कहाँ भैया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में व्यवस्था लागू की गई। और बच्चों समस्त अंग्रेजी भारत में जितना अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था उसमें से 19%, कितना परसेंट? 19% में यह व्यवस्था लागू की गई। और भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार थे। जो भूमि का अधिग्रहण था सदैव के लिए जमींदारों को दे दिया गया। अब ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी? जमींदारों की थी। इस तरह से बच्चों आपका ये जो है अस्थाई बंदोबस्त होता है। अब आपसे हम बात करते हैं रैयतवाड़ी, और रैयत का मतलब होता है कृषक यानी किसान होता है बच्चों। और इसमें जो थे थॉमस मुनरो जी ने इसको लागू किया। 1820 में ये गवर्नर जनरल भी थे। और ये व्यवस्था कहाँ लागू की गई? बम्बई में, मद्रास में, असम में। बम्बई, मद्रास और असम। और बच्चों समस्त अंग्रेजी भूमि का जितना जमीन भारत में अंग्रेजों ने कब्जा किया था उसमें 51% भाग पर यह व्यवस्था लागू की गई। देखो भाई आगे, भूमि का मालिक कौन होता था? किसान होता था। कौन होता था मालिक? किसान। रैयतवाड़ी की बताया ना, रैयत माने किसान होता है, तो किसान भूमि का मालिक होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी? किसानों की थी। अब तो बड़ा भी कर सकते हैं हम। तो ब्रिटिश सरकार को जो राजस्व देना था वो किसके द्वारा दिया जाता था? किसानों के द्वारा। और कर की जो दर थी बच्चों 33 से 55% थी। कितने परसेंट? 33 से 55% तक थी। अगली व्यवस्था आपसे बात करें बच्चों तो महलवाड़ी थी। महल का अर्थ क्या होता है? गांव, गांव, कस्बा, मोहल्ला, आप जिस भी गांव में रहते हैं, है ना, वहाँ ये व्यवस्था लागू थी।
तो महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाले थे विलियम बेंटिक महोदय। कौन थे भाई? विलियम बेंटिक महोदय। 1833 में लागू किया गया। और बच्चों ये व्यवस्था कहाँ लागू की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। जो मध्य प्रांत है ना, इसी को हम लोग मध्य प्रदेश कहते थे। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में। और कहाँ पर लागू की गई? समस्त अंग्रेजी भूमि का 50%, जितना अंग्रेजों ने कब्जा किया था हिंदुस्तान को, उसमें से 50% भूमि पर यह व्यवस्था बच्चों लागू की गई। अच्छा, अब आपसे बात करते हैं। तो भूमि पर गांव का अधिकार था। जो गांव थी ना, देखिए आप समझ लीजिए, जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों का अधिकार था, रैयतवाड़ी में किसानों का अधिकार था, और जो महलवाड़ी थी उसमें जो है ग्रामीणों का नहीं अधिकार था, उसमें गांव का अधिकार था, मुखिया का अधिकार था, पूरी ग्राम सभा जिम्मेदार थी। अगला, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों की थी। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी? गांव की और गांव के मुखियाओं की। यानी गांव के लोग जो है, ग्रामीण जो है राजस्व दे दें। अगर राजस्व नहीं देंगे तो उस गांव का जो मुखिया होगा वो जाके राजस्व जमा करेगा। तो कर की दर कितने परसेंट थी बच्चों? 60% थी। कितनी परसेंट थी? 60%। अब आपसे बता दें क्या प्रभाव पड़ा इसमें। तो भैया पहला प्रभाव था पारस्परिक अर्थव्यवस्था, जो है जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था थी भारत की, वो अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। विघटन हो गया यानी वो व्यवस्था नहीं रह गई। दूसरा, कृषक दरिद्र हो गए। कृषक दरिद्र हो गए यानी खाने के लिए एक दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, खाने के लिए परेशान हो गए हमारे कृषक भाई। और बच्चों कृषि में ठहराव, अवनति हो गई। जो खेती बाड़ी में जो विकास होता है विकास रुक गया। अवनति यानी कि जितनी पैदावार होती थी, पैदावार क्या हो गई? घट गई। और पुराने जमींदारों का उन्मूलन हो गया। जो पुराने जमींदार हुआ करते थे उनके स्थान पर नए जमींदार आ गए, है ना। और बच्चों कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। वाणिज्यीकरण का मतलब समझते ना, यानी कृषि को एक उद्योग धंधा बना दिया गया। जो कृषि पवित्र थी उसको क्या किया? बाजारू बना दिया गया। अब बच्चों अगली बात करते हैं आपसे, डिटेल की बात करते हैं आपसे। आप देखते चलिए, बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। भू राजस्व व्यवस्था। बंगाल में कंपनी की सत्ता स्थापित होने के बाद एवं दीवानी प्राप्त होने के बाद जो अंग्रेजी शासक थे ना, उसने भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। और इसका उद्देश्य था अधिक से अधिक राजस्व को प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूलना था, और भारत से कच्चे माल को ना निर्यात करना था। निर्यात मैंने बच्चों बेचना होता है, आयात मैंने खरीदना होता था। तो अंग्रेज क्या करते थे? हमारे भारत की जो महत्वपूर्ण फसलें होती थी उसको कच्चे माल के रूप में ले जाकर इंग्लैंड में ले जाकर उससे पक्का माल बना देते, यानी तैयार माल बना देते, और उसी माल को भारत में लाकर बेचते थे। और हमारे कृषक की जो थे भाई लोग, किसान भाई लोग थे, उनकी अच्छी फसलों को, उनकी महत्वपूर्ण फसलों को कम दाम पे और पौने दाम पर खरीद के अपना खजाना भरते थे। इसलिए प्रचलित भूमि में व्यवस्था परिवर्तन लाया गया। अगला, भू राजस्व व्यवस्था की 3 पद्धतियाँ थी बच्चों। पहली पद्धति थी अस्थाई या स्तंभरारी या जमींदारी बंदोबस्त। इसके 3 नाम भैया, अस्थाई बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखिएगा। अगला, भूमि का स्वामी तथा लगान का वसूली जो अधिकारी था वो जमींदार था। गांव में जमींदार आप जानते हैं ठाकुर लोग हुआ करते थे या अमीर लोग हुआ करते थे, और जमींदार थे बच्चों। अतः इसे जमींदारी या मालगुजारी बंदोबस्त कहते हैं, है ना। लॉर्ड क्लाइव जब दूसरी बार बंगाल का गवर्नर जनरल बना और बनकर भारत आया ना, तो उसने लगान वसूलने का काम कंपनी से लेकर जमींदारों को सौंप दिया, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों को कोई लगान देना नहीं चाह रहा था। कंपनी के अधिकारी वसूल नहीं पाते थे, तो उसने कहा क्यों ना लोहे से लोहा काटा जाए। लोहा लोहे से कटता है। अगर गांव के लोग जो है जमींदारों को लगा देंगे, बड़े लोगों को लगा देंगे, तो बड़े लोगों को देखकर बड़े लोगों के द्वारा वसूल कर हमको मिल जाएगा लगान, और अंग्रेज का खजाना भर जाएगा। इसलिए उसने एक तीर से 2 निशान लगाया कि जमींदार भी ज़मीन देगा और कृषक जो है कृषक भी देंगे, और इससे अधिक से अधिक हम लोगों का राजस्व बढ़ जाएगा। वसूली का जिम्मेदारी नियंत्रण कर दिया गया। यद्यप कंपनी की आय क्या हो गई? बढ़ गई। कंपनी को तो फायदा हुआ, क्योंकि मालिक कौन थे? जमींदार थे, खेती कराते लोगों से, वसूल को देते थे। लेकिन जो हमारे कृषक थे, जो किसान भाई थे, जो मजदूर थे, उन पर बुरा प्रभाव पड़ा बच्चों, और वारेन हास्टिंग ने एक नई व्यवस्था लागू किया। इनके अनुसार सबसे अधिक
लगान देने वाले भूमि को ठेका पर देने की व्यवस्था की गई। ये बढ़ के बात किया कि जो ज़्यादा लगान वसूलेगा ना हम उसी को जमींदारी देंगे। अब होड़ लग गई जमींदारों में कि हम वसूल के देंगे साहब, हम वसूल के देंगे साहब, और किसकों का गला दबा दबा के वसूलते रहे भाई। यह व्यवस्था दोषपूर्ण सिद्ध हुई। इससे कंपनी का राजस्व में अस्थिरता आ गई और खेती पर बुरा प्रभाव पड़ा। यानी ज़्यादा वसूलने के चक्कर में कृषक क्या हो गए, काम करना बंद कर दिए भाई। आपने सुना ना मिल मजदूरों की हड़ताल, जो नील आंदोलन सुने थे ना, किस नील आंदोलन में किसको ने अपना अंगूठा तक काट लिया था। खेती नहीं करना चाह रहे थे लोग, भूखे मर जाना पसंद था, लेकिन इस तरह काम करना पसंद उनको नहीं आ रहा था। प्रभाव क्षेत्र में भूमि का वितरण के लिए दो प्रकार व्यवस्था लागू कर दिया, अस्थाई अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग स्तरमरारी पद्धति भी कहते हैं, स्तरमरारी पद्धति कहते हैं, जो सबसे पहले बंगाल में और बिहार में 1793 में लागू किया गया। बच्चों इस पद्धति का अन्वेषक कौन था? अन्वेषक मैंने खोज करता भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था इस पद्धति का जन्मदाता। और बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आया ना तो उसने क्या किया, इस अनिश्चितता को समाप्त करने की योजना बनाई और स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू कर दिया। उसने कहा स्थायी कर देंगे इस व्यवस्था को, अस्थायी बंदोबस्त हो जाएगा तो हमको अस्थायी रूप से पैसा मिलेगा, हमारा राजस्व बढ़ेगा। अगला बच्चों 1790 में कॉर्नवालिस ने यह योजना बनाई कि जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया जाए, स्वीकृत दे दिया और एक निश्चित समय के लिए। बताओ जमीन जमींदारों के पास चली गई, एक निश्चित अवधि के लिए जो है लगान उन्हें देना पड़ता था, भूमि दे देते थे। तो बच्चों इस उद्देश्य से क्या हुआ, बंगाल के जमींदारों के साथ 10 साल प्रबंध किया गया। उसने 10 साल तक जमीन जमींदारों को दे दिया और बाद में 1793 में बंगाल और बिहार में इस व्यवस्था को चिरस्थायी बना दिया। यानी 10 साल के लिए जमीन जो है जमींदारों को दी गई और बाद में जब जमींदार वसील के देने लगे ना, वफादारी करने लगे, जमींदार सरकार के आदमी बन गए बच्चों, तो उसने क्या कर दिया, इसको जो है स्थायी व्यवस्था कर दिया। अस्थाई जब कर दिया ना तो जो जमींदार का जो बच्चे होते थे, उनके जो वंशज होते थे, उसके जो है मालिक बना दिया उसने, पैतृक बना दिया ज़मीन को, है ना, कि जमींदार तो मालिक रहेगा ही, उसके यहाँ जो बच्चा पैदा होगा उस ज़मीन का मालिक जमींदार हो जाएगा, है ना। इस तरह से उसकी ज़मीन उसकी बपौती हो गई भाई, पूरी ग्राम सभा की ज़मीन जमींदारों के नाम हो गई और जमींदार की ज़मीन उसके बच्चे के नाम हो गई, बच्चे की ज़मीन उसके बच्चों के नाम हो गई। इस तरह से बच्चों ये अधिकार मिल गया किसको, जमींदारों को। अब जमींदारों के लिए आवश्यक कर दिया गया, क्या आवश्यक किया गया सुनिए आप, जमींदारों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि निश्चित अवधि के अंदर निर्धारित किए गए लगान का, एक निश्चित समय के अंदर जो निर्धारित लगान किया गया है उसका 10/11वां हिस्सा कंपनी के कोष में क्या करें, जमा करा दें और 1/11 यानी 11 में 10 भाग कंपनी को दे दें और 1 भाग भैया अपने पास रख लें। और काहे लिए रख लें कि जो लगान वसूली में जो व्यय होता है, जो खर्च जो 4 आदमी रखते हैं, लठबाज रखते हैं ना, वो जाके लगान वसूलेंगे तो उनको वेतन दे दिया जाए और कि जो हमारा जमींदार है वो अपने खर्चे भी निकाल ले, इसलिए उसने ऐसा व्यवस्था कर दिया। अब जमींदारों के लिए ना निश्चित अवधि पर, जो जमींदार होते थे ना, निश्चित अवधि पर निश्चित समय था लगान जमा कराना था। अगर लगान नहीं जमा कराएंगे ना तो उनका स्वामित्व तो समाप्त कर देते थे और उनकी जमींदारी को नीलाम कर देते थे कि भैया इससे ज़्यादा लगान कौन वसूल के देगा, हाँ। और जो तैयार हो जाता था उसको जमींदारी दे दी जाती थी। क्या व्यवस्था थी बच्चों, है ना। अब जमींदार जो है ना, जो नया जमींदार होता था, कहते हैं नया धोबी कथरी में भी साबुन लगा देता है, तो नया जमींदार जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलने के चक्कर में लोगों से इतना ज़्यादा रौब से मार पीट के वसूलता था कि बच्चों निश्चित समय में लगान प्राप्त कर ले, और चाहे खेती में कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, चाहे फसल हो या ना हो, निश्चित समय पर लगान वसूलता था और कोष को कंपनी में जाके जमा करा देता था। इससे उसकी क्रेडिट बढ़ जाती थी और बड़ा उसको फ़ायदा होता था। तो ये बच्चों व्यवस्था थी इसमें। अब दूसरी व्यवस्था की बात आपसे करते हैं बच्चों, रैयतवाड़ी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रैयतवाड़ी। हमने आपको बताया कि रैयत माने क्या होता है भाई, रैयत माने होता है कृषक होता है, जो खेती करने वाला व्यक्ति है उसे रैयत कहते हैं भाई, है ना। क्या कहते हैं भैया, रैयत करते हैं बच्चों। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं लाइट कट जा रही है फिर भी चल रहा है, देखिएगा आप लोग।
आपके बड़ा काम का है वीडियो ये। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत जो भूमिहारदार होता था ना भैया, वो खुद को भूमि का स्वामी कहते थे। प्रत्येक पंजीकृत जिसके नाम जो भूमि होती थी ना, उसे भूमि का स्वामित्व कहते थे। हमने कहा ना, ये किसानों की भाई व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। और लगान इकट्ठा करने का दायित्व भी किसका था? किसानों का था। ये व्यवस्था ठीक ठाक है। किसान लोग लगान इकट्ठा करते थे, ले जाके सरकार को दे दिया करते थे। और आपको बता दो बच्चों कि मुख्य रूप से यह व्यवस्था कहाँ लागू की गई? मद्रास में और बम्बई में। कहाँ लागू की गई? मद्रास में और बम्बई में। और इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक भूमिधारक को भूमि स्वामी स्वीकार किया गया और लगान देने की शर्तें बनाई गई कि आप लगान देंगे तो इस शर्त पे देंगे। ऐसा करने के कारण यह था कि बच्चों मजबूरी थी कि उनकी सरकार की, क्यों ये रैयतवाड़ी लागू किया। नहीं, जमींदारी में उनको ज़्यादा फायदा था, लेकिन रैयतवाड़ी में उसने ऐसा इसलिए किया कि जमींदार थे ना, ऐसे क्षेत्रों में, भारत के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे गरीब लोग निवास करते थे, तो ऐसे क्षेत्र में जमींदार जो थे नहीं थे बच्चों, और बड़े भूमिपतियों का अभाव था। बड़े बड़े लोग नहीं थे, है ना, तो नहीं थे तो जमींदार कौन बनेगा? तो इसलिए कहा गया कि किसान भाई लोग ही अपनी फसल को उगाकर हम लोगों के पास जमा करा दें, है ना। ऐसी व्यवस्था लागू की गई। तो जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त बच्चों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को और थॉमस मुनरो को माना जाता है ना। 1792 में इस व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया। ये पूछता भैया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कब लागू की गई, तो क्या बताएंगे? 1792 यानी कि 1792 में पहली बार ये व्यवस्था लागू की गई। फिर 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। 1820 में कहाँ लागू किया गया? मद्रास में लागू किया गया। फिर बच्चों जहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? थॉमस मुनरो जी थे। उन लोगों ने भूमि की उपज होने से आय का, यानी कि लोगों से कहा गया कि जितनी आपकी उपज होगी खेत बाड़ी में, खेत में, उसमें आधा भाग लगान के रूप में, यानी 1/2, अगर 10 बोरा हुआ तो 5 बोरा क्या देना है? कंपनी को देना था। उनका तर्क यह भी था कि अस्थायी व्यवस्था से कंपनी को पूरा लाभ नहीं होता। अस्थायी यानी जमींदारी व्यवस्था में जमींदार से पूरा लाभ नहीं होता था, क्योंकि जमींदार लोग कुछ हिस्सा लेते थे, जबकि इस व्यवस्था में ऐसा नहीं है, किसान आधा दे देता है। क्योंकि लगान का कुछ भाग जमींदार रखते थे, इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को ज़्यादा अच्छा माना गया बच्चों। अगला आपको बता दें, इसके अतिरिक्त अस्थायी व्यवस्था में ली जाने वाली लगान की राशि भी निर्धारित थी, है ना। अधिक उत्पादन होने पर सरकार कोई लाभ नहीं होता था, क्योंकि किसान से 10% लेते थे, जमींदार 1% दे देते थे, खुद रखते थे। लेकिन इस व्यवस्था में क्या है, उससे सरकार अगर ज़्यादा पैदावार हो गई, मान लो किसी किसान ने हद्दी तोड़ मेहनत किया, अपनी जान पे खेल कर, रात दिन मेहनत करके, अपने बंधु बांधुओं के साथ मेहनत किया और ज़्यादा पैदा कर लिया, 1 बीघे में 25 बोरा 30 बोरा पैदा कर लिया, तो इससे किसान को फ़ायदा होता था, मेहनत का उपज पा जाता था। लेकिन जमींदारी में ऐसा नहीं था, जितना निश्चित था वही दिया जाता था। तो बच्चों रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि राशि निश्चित नहीं की, अगर ज़्यादा पैदावार होगा तो रैयतवाड़ी में किसान से ज़्यादा वसूल लिया जाएगा, इसलिए व्यवस्था ज़्यादा अच्छी मानी गई। बच्चों 20-30 साल तक, 20-30 वर्षों के पश्चात इसमें कोई परिवर्तन किए जा सकते हैं, है ना। यानी 20 साल तक व्यवस्था चलेगी, उसके बाद इसमें परिवर्तन किया जाएगा। सरकार को यह स्वतंत्रता थी कि वह लगान की राशि में वृद्धि कर दे, यानी लगान बढ़ा सकती सरकार। वाह सरकार, अंग्रेजों की सरकार लूट लिया हिंदुस्तान को। किसानों को छूट दी गई थी कि सरकार को लगान देकर भूमि पर अपना स्वामित्व बनाएं, यानी किसान लगान टाइम पे दें, अपना स्वामित्व बनाए रखें। अगर लगान नहीं दे पाएंगे भाई तो स्वेच्छा से अपनी भूमि से छोड़ दें, यानी ज़मीन को छोड़ दें, कोई दूसरा देखेगा। अगली बात करते हैं, जरा सा रिवीजन देख लीजिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भूमि बंदोबस्त, पहला लॉर्ड संस्थापक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंदोबस्त क्या था? स्थायी। प्रारंभ 1793। क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक। कितने प्रतिशत पे? 19% पे था। दूसरा भैया हार्ट मैकेंजी, किस बंदोबस्त था? महालवाड़ी। और प्रारंभ कब हुआ? 1892 में। और क्षेत्र क्या था? संयुक्त प्रांत यानी यूपी, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश और पंजाब। और कितने परसेंट? 30%। तीसरी व्यवस्था थी अलेक्जेंडर रीड यानी थॉमस मुनरो, और इसके बंदोबस्त के जनक बंदोबस्त कौन था? रैयतवाड़ी। और कब शुरू किया गया? 1972 में। और कहाँ कहाँ पे आपका? मद्रास में, मुंबई में और पूर्वी असम में ये व्यवस्था लागू की गई बच्चों।
अगली बात आपसे करते हैं भैया, रैयत बाड़ी हो गई आपका, देखो आपका स्थायी बंदोबस्त हो गया, यानी कि आपका क्या हो गया, जमींदारी व्यवस्था हो गई। फिर हमने बताया रैयत बाड़ी, रैयत बाड़ी समझ गए ना, रैयत बाड़ी में मजदूर किसान की बात कर रहे थे। और तीसरी जो व्यवस्था है बच्चों, महलवाड़ी व्यवस्था है, और महल का मतलब गांव होता है, गांव समझते हैं ना आप लोग, अरे गांव में तो रहते हो मेरे भाई, तो गांव की व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था है। जमींदारी व्यवस्था एवं रैयत बाड़ी व्यवस्था के बाद के अतिरिक्त देश के कुछ भागों में, ये तीनों व्यवस्थाएं साथ चलती थी, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ भागों में महलवाड़ी व्यवस्था भूमि व्यवस्था लागू की गई। महल का अर्थ होता है बच्चों गांव, और इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया, जो प्रधान जी होते थे ना, मुखिया जी से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महलवाड़ी बंदोबस्त कहते थे। और इस व्यवस्था के जनक थे हाल्ट मैकेंजी। कौन थे भाई, हाल्ट मैकेंजी हैं। तो 1833 में बच्चों, कब भैया, 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने बंदोबस्त को में अपने सबसे बेहतर व्यवस्था तैयार की। इन्होंने कुछ सुझाव दिया, संशोधन किया बच्चों, तो इसीलिए इस व्यवस्था को बर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। महलवाड़ी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप थी, यानी जो जमींदारी व्यवस्था थी ना भैया, उसी में संशोधन करके ये जो है महलवाड़ी व्यवस्था बना दी गई। आगे बात करें आपसे, इसके अनुसार प्रति खेत के आधार पर राजस्व निश्चित नहीं किया गया, यानी खेतों के आधार पर नहीं निश्चित किया गया। कैसे निश्चित किया गया, गांव के आधार पर, अर्थात महल के आधार पर, जागीर के आधार पर की निश्चित किया गया। इसलिए इस व्यवस्था को महलवाड़ी पद्धति कही गया। महलवाड़ी पद्धति रख दिया गया गांव के आधार पर, अर्थात जागीर के आधार पर, अर्थात महल के आधार पर व्यवस्था को लागू किया गया। तो समस्त सम्मिलित रूप से राजस्व चुकाने का उत्तरदायी था समस्त महल को, समस्त गांव को। महल माने गांव, हमने बताया बच्चों कि गांव भर की जिम्मेदारी थी कि राजस्व वसूल कर अंग्रेजी सरकार के खाते में जमा करा दे। अगला बच्चों बात करते हैं, राजस्व वसूली का काम ग्राम प्रधान यानी गांव प्रधान जी या जमींदार जो होते थे पर छोड़ दिया गया। अगर ग्राम प्रधान नहीं तो जमींदार वसूलेगा, नहीं तो ग्राम प्रधान है। जमींदार भाई खुद का व्यक्तिगत होता था, और ग्राम प्रधान गांव का प्रतिनिधि होता है, पूरी जनता चुनती है उसको, आप जानते हैं ग्राम प्रधान। तो इस व्यवस्था में बच्चों कृषक को भूमि पर व्यवस्थित स्वामित्व नहीं था, यानी किसान भी जमीन का मालिक नहीं था, बल्कि समस्त गांव यानी गांव जो महल था वो भूमि का मालिक था, गांव सभा जमीन की मालिक थी, है ना। अगर कोई किसान अपनी भूमि छोड़ दे, किसान खेती ना करना चाहे, भूमि छोड़ देता था, तो गांव समाज जो है उस भूमि की देखभाल करता था। कौन करता था, गांव समाज यानी ग्राम सभा उस जमीन की देखभाल करती थी, खेती बाड़ी कराने का कार्य करती थी। अब भैया बात करें गंगा जी की, तो गंगा घाटी की बात करते हैं बच्चों। जय माँ गंगे, समझते ना, गंगा भारत में सबसे बड़ी नदी है बहने वाली, उत्तर भारत में की जान है ये, सब ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है भाई यूपी का गंगा क्षेत्र। गंगा घाटी की बात करें तो उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं भारत के अन्य भागों में यह व्यवस्था लागू की गई। पंजाब में एक संशोधित महलवाड़ी व्यवस्था स्थापित की गई, जहां ग्राम व्यवस्था थी। अवध और अन्य क्षेत्रों में, अवध भाई भगवान राम का अयोध्या नगरी है, क्षेत्रों में व्यवस्था की गई। 3-4 वर्षों के लिए लागू किया गया। इस अवधि में महल से वसूल होने वाली लगान का यानी गांव से जो वसूल की जाती लगान, उसका 25% में वृद्धि कर दिए। बताओ, बढ़ा दिए। ऐसे किसान करा रहा था और बढ़ा दिए। और बच्चों फिर सुनो, ये तो कम बात है, आगे 1807 में और 1818 में लगान की राशि को 50% वृद्धि की गई, यानी 50% बढ़ा दिया गया। अब सोचो बच्चों, 1822 में पहली बार औपचारिक रूप से यह व्यवस्था स्थापित की गई। औपचारिक रूप से कब की गई, 1822 में। लागू कब की गई बच्चों, हमने बताया ना आपको, उसमें चार्ट में दिखाया 1833 में। तो प्रथम बार यह औपचारिक रूप से लागू व्यवस्था की गई। इसके अनुसार जो जमींदार होते थे ना, जागीरों में कृषकों से प्राप्त आमदनी का 83%, अरे बाप रे 83% जमींदारों का सरकार को देना पड़ता था। बताइए क्या खाए किसान, अगर 83% दे देगा तो कितना बच रहा है बच्चों, 83-7 कितना होता है, 90 होगा, 90-10 13% में अपना जीवन यापन कैसे करेगा किसान, है ना। और आज देख रहे हैं किसानों को गवर्नमेंट क्या व्यवस्था दे रही है ना। चलिए तुलना ना करेंगे। जमीन आज किसान पूरी तरह से कहीं कोई कर नहीं दे रहा है ना। नहर का पानी भी फ्री मिल रहा है उसको, सरकार 2000 रुपया भी दे रही है किसानों को, है ना।
और किसानों की स्थिति क्या है, मजबूत है। आज मोदी जी कहते हैं ना किसान की आय दुगनी करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। आज के किसान, उस समय किसानों में कितना अंतर था, किसान भाई समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं बच्चों। 1833 में इस व्यवस्था में और सुधार किया गया। अब गांव को महलों में मिलाकर महल की लगान निश्चित कर दी गई, लगान निश्चित की गई, और इसे विभिन्न गांवों पर महल के अंतर्गत आने वाले में बांट दिया गया। यानी कि जो ग्रामीण इलाके थे उसमें उसको क्या किया गया, बांट दिया गया बच्चों। ठीक है बच्चों, जब बांट दिया गया तो इस योजना को मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी प्रदेश, यानी जो हमारा पश्चिमी यूपी है ना, उसमें ये व्यवहार में लाया गया भाई। और लगान की राशि को 2/3 निश्चित किया गया, यानी 3 भाग में 2 भाग कौन लेगा, सरकार लेगी। और इस व्यवस्था में को 30 वर्षों के लिए लागू किया गया। कितने साल के लिए, 30 साल के लिए लागू किया गया। और इस व्यवस्था में लगान की राशि को 66% से अधिक रखा गया, है ना। तो ये भाई व्यवस्था थी उस जमाने की, है ना। और आज देख रहे हैं उस समय किसान मजबूर था, असहाय था, गुलामी क्या होती समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। और आज आप देख रहे हैं ना किसानों की अगर सरकार कोई कानून बना रही है तो किसानों के, है ना, अनशन करने पर, विरोध करने पर उस कानून को पूरी तरह से क्या किया जा रहा है बच्चों, बंद कर दिया जा रहा है, किस कानून को बदल दिया जा रहा है। तो भाई अब वक्त आ गया, हमने आपको पढ़ा भी दिया, है ना, और रैपिड रिवीजन भी कर दिया गया बच्चों। अब आपसे क्वेश्चन पूछने की जो है बारी आई है। क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे भाई। क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं और अगर उसका आंसर नहीं बताते हैं तो बच्चों ज्ञान अधूरा रहता है ना। तो बिना जो है आंसर दिए, बिना क्वेश्चन आंसर किए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर ही तो आते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन को आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा बच्चों, है ना। तो आपसे बात करते हैं क्वेश्चन की बच्चों। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, हरा रंग हमने चुना इसलिए कि खेती बाड़ी का मामला है भाई। बच्चों पहला है कि भू राजस्व व्यवस्था को जो है सबसे पहले जो है किसने इसमें कार्य करने की सोची, यानी भू राजस्व व्यवस्था को लागू करने की सोच किसने सबसे पहले विकसित किया। दूसरी क्वेश्चन है बच्चों आपको कि भू राजस्व व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम बताना आपको। तीसरा क्वेश्चन है भैया आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा व्यवस्था है कि जमींदारी व्यवस्था को किस बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन बच्चों आपको, जमींदारी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन हुआ करता था। अगला बच्चों पांचवा क्वेश्चन, जमींदारी व्यवस्था का जनक किसे मानते हैं। अगला बच्चों छठा क्वेश्चन है, महल का अर्थ क्या होता है, यानी महलबाड़ी व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। आया हो क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन सातवां, महलबाड़ी व्यवस्था किस सन में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, महलबाड़ी व्यवस्था में किसानों से कंपनी द्वारा कितना राजस्व वसूला जाता था। नौवां क्वेश्चन बच्चों कि महलबाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन हुआ करता था। 10वां क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है आपका, रैयतबाड़ी व्यवस्था में रैयत का अर्थ क्या है। रैयतबाड़ी व्यवस्था में रैयत का अर्थ क्या है। अगला बच्चों, रैयतबाड़ी व्यवस्था भारत में कब लागू की गई। रैयतबाड़ी व्यवस्था भारत में कब लागू की गई। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर है, रैयतबाड़ी व्यवस्था का जनक किसे मानते हैं। रैयतबाड़ी व्यवस्था का जनक किसे मानते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों,
15 नंबर है कि रैयतबाड़ी व्यवस्था में कृषकों द्वारा यानी कि कृषकों द्वारा कितना राजस्व सरकार के खाते में जमा किया जाता था, अर्थात कंपनी के खाते में जमा किया जाता था। ठीक भैया, इस तरह बच्चों आपके 15 क्वेश्चन हैं और आप इसके आंसर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर ये टॉपिक आपको बच्चों हेल्पफुल लगे हों तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना भाई। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।